नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 9 और 10 मई को एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में जो भी हमारे इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों के साथ साथ टीसीएस के द्वारा एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल में जो भी आपके बेसिक इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में टोटल प्रश्नों की संख्या 50 है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो इसी प्रकार से हम लोग 3 से 4 पार्ट में सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 29 मई को अनअकैडमी ऐप के ऊपर एक बहुत ही शानदार स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आपको यूज करना है कोड KV10 और आप लोग इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आपको 50 मिनट का समय मिलेगा। 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हल करने को मिलेंगे। 40 प्रश्न आपके इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के होंगे और इसे हल करने के बाद में अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो आप अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पर फ्री में उनके CHSL या CGL का कोर्स या फिर जो भी अनअकैडमी के कोर्स हैं उनके ऊपर भारी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए या फिर अगर आपके कोई डाउट या सवाल होते हैं तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। और अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास भी होती है जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें हम लोग टीसीएस के सारे प्रश्न करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मेरी इन क्लासेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रादिष्ट मुद्रा यानी कि फिएट मनी वह है डैश डैश है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग फिएट मनी की बात करते हैं तो यह एक ऐसी मुद्रा होती है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, क्योंकि जब ये इस प्रकार से हमारी करेंसी प्रिंट की जाती है तो उसके एवज में हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ पर गिरवी नहीं रखते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ को स्टोर नहीं किया जाता है। तो इसीलिए इस मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि FRBMA को 2003 में अधिनियमित किया गया था। तो बताइए इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो ध्यान रखिएगा 2003 में ये कानून आया था। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है। तो ये जो हमारा आरेख होता है इसे कहा जाता है जनसंख्या पिरामिड। क्या कहा जाता है? जनसंख्या पिरामिड इसे कहा जाता है। ये आसान प्रश्न था तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है। तो जब हम लोग अस्थायी विनिमय दर की बात करते हैं तो उसके लिए मांग और आपूर्ति जो हमारे बाजार में होती है वह आपके शक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि जो आपकी मांग और आपूर्ति है वह बाजार शक्तियों के द्वारा तय होती है और यही हमारे अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है। यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का डैश डैश किसी फर्म का लाभ होता है। तो जाहिर सी बात है जो आपने लागत लगाई है मतलब जो हमने राजस्व प्राप्त किया है अगर उससे हम लोग लागत को निकाल देते हैं मतलब घटा देते हैं तो हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ। तो कल मैंने जो हमारे संसद के महत्वपूर्ण एक्ट हैं इन जैसे इनके ऊपर एक क्लास करवा दी है। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस क्लास को देख सकते हैं। वैसे अगर हम लोग इस एक्ट की बात करते हैं तो संसद में ये 1969 में पारित हुआ था, लेकिन इसे लागू किया गया था 1970 में। तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है जबकि सरकार के पास में अभी भी इसका स्वामित्व है। तो इसे हम लोग स्वामित्वमोचन या फिर विनिवेश कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब
आपकी सरकार के द्वारा सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेचा जाता है, लेकिन उस पार्टिकुलर कंपनी में सरकार अपनी 51% हिस्सेदारी को बरकरार रखती है। अगर सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम होती है तो वह जो सरकारी कंपनी है वो हो जाती है प्राइवेट। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा कौन से साल में की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये जो औद्योगिक नीति संकल्प है इसकी घोषणा 1948 में हुई थी, लेकिन इसके संबंध में जो हमारा अधिनियम आया था वो संसद के द्वारा 1956 में पारित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, घोषणा आपके 1948 में हुई थी, लेकिन इसका जो एक्ट है वो 1956 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और डैश डैश के बीच स्पर्श ज्यायत्व बिंदु पर स्थित होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं अनधिमान वक्र। क्या कहा जाता है? इनडिफरेंस कर्व के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे हम लोग मार्जिनल प्रॉस्पेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, ये आपके किससे संबंधित होती है? तो ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति के आय में परिवर्तन के साथ उसके उपभोग में जो परिवर्तन की दर है, यानी कि इससे हम लोग डिवाइड करते हैं आय में परिवर्तन डिवाइडेड बाय उपभोग में परिवर्तन, और ये जो रेशियो आता है इसी को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1955 में ग्राम व लघु उद्योग समिति, जिसे डैश डैश भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो ये जो हमारी कमेटी है इसका नाम था करवे कमेटी। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो एक हमारे व्यक्ति थे जो कि केरल राज्य से आते थे, करवे साहब, और इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम रखा गया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व है जो किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम लोग सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं तो गुड और सर्विसेज उसमें होती ही है। आपका फैक्टर पेमेंट यानी कि कारक भुगतान आपका होता ही है, जो आप लोग लेबर वगैरह को भुगतान करते हैं। एक्सपेंस आपका यहाँ पर होता ही है, लेकिन डिप्रिसिएशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है इस सर्कुलर फ्लो में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का हमारा सर्कुलर फ्लो होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहां मौजूद होती है जहां किसी भी बाजार में डैश डैश होता है। तो ध्यान रखिएगा, एकाधिकार यानी कि मोनोपोली वहीं पर होती है जहां पर किसी बाजार में सिर्फ एक ही बेचने वाला होता है और खरीदार हमारे कई सारे होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से एनटीपीसी में जो आपके 13 प्रश्न पूछे गए थे इकोनॉमिक्स से, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आइए यहाँ से हम लोग उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि टीसीएस के द्वारा आपके सीएचएसएल, सीजीएल या फिर जीडी वगैरह के एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पिछली बार पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये प्रश्न 2017 के एनटीपीसी में आया था। ध्यान रखिएगा, थॉमस रॉबर्ट माल्थस की बात करें, ये भी हमारे इकोनॉमिस्ट थे। डेविड रिकार्डो भी हैं, जॉन मेनार्ड किन्स भी हैं, लेकिन नील्स हेनरिक डेविड बोर की बात करते हैं तो ये हमारे एक वैज्ञानिक थे रसायन विज्ञान से जुड़े हुए। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जब आपके अर्थशास्त्र में कोई भी ऐसा रिसेशन है जो कि बहुत ही लंबे समय तक चलता है, बहुत ही पेनफुल होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन, यानी कि इसे अवसाद कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया का प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन है? तो स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसे रेगुलेट करने वाली जो संस्था है इसका नाम सेबी है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि माधवीपुरी बच जो हैं वो इसकी इसी साल पहली महिला प्रमुख भी बनी हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न ये भी एनटीपीसी में पूछा गया था 2017 में कि भारत में जो भुगतान बैंक होते हैं इनके लिए निम्नलिखित गतिविधि की अनुमति नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके पेमेंट बैंक होते हैं जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है,
इन बैंकों में आप लोग जमा भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बाहर से रेमिटेंस भी मिल जाएगा, यानी कि विदेशों से पैसा भी मंगा सकते हैं, बीमा उत्पाद भी मिलेंगे, लेकिन ये आपको लोन नहीं देते हैं, यानी कि इनके पास में पैसा उधार देने की पावर नहीं दी गई है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के जो हमारे मंत्रालय हैं और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जो विभिन्न सरकारी विभाग हैं, ये सारे मिलकर के भारत की जीडीपी की गणना करते हैं, मतलब इनके द्वारा डेटा उपलब्ध कराया जाता है। सी ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सुगम कर डैश डैश से संबंधित है। तो सुगम टैक्स की बात करते हैं, ये हमारे इनकम टैक्स से संबंधित होता है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग देखेंगे, अगर तृतीयक क्षेत्र बढ़ रहा है तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, सेवा प्रदाता उद्योगों का विकास होगा, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास होगा, इसका कोई सेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय को मापने का पहला वैज्ञानिक प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन थे। अब आपको ध्यान रखना है कि 1966-67 में दादा भाई नौरोजी हमारे देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के नेशनल इनकम की गणना का प्रयास किया था। तो उन्होंने ऐसे ही कर दिया था, लेकिन पहली बार साइंटिफिक तरीके से आपके देश में जो राष्ट्रीय आय है उसको मापने का प्रयास प्रोफेसर BKRV राव ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि 1934 में VKRV राव के द्वारा एक लेख प्रस्तुत किया गया था और इसी में इन्होंने सबसे पहली बार इसकी गणना की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है। देखिए, जब हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इसकी गणना के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, यानी कि खर्चा कैसा है, प्रोडक्ट मेथड हो गया, ये भी एक तरीका है, इनकम मेथड है, लेकिन प्रशंसा विधि कोई भी आपके इनकम को मेजर करने का तरीका नहीं होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये किसके द्वारा प्रकाशित कराया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सर्वेक्षण हमारे आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है वो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। सबसे पहली बार ये 1950 में आया था, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बुल और बियर जो शब्द हैं ये आपके कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारा स्टॉक मार्केट है यानी कि शेयर मार्केट है, वहाँ पर बुल और बियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब आपका मार्केट उठ रहा होता है तो इसे हम लोग बुल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बैल से, और जब ये नीचे आ रहा होता है तो इसे हम लोग बियर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन जो हैं वो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें जितने भी हमारे मोड ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सारे आपके सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करता है और इसी के अंतर्गत आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर भी मिलेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियमन या फिर नियंत्रण करता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% होती है, इसका नियंत्रण किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? नाबार्ड वही संस्था है जो कि जुलाई 1982 में बनी थी। हेडक्वार्टर इसका भी आपको मुंबई में मिलेगा। गोविंद राजनू चिंतला इस समय इसके अध्यक्ष हैं। यही आपके रीजनल रूरल बैंक को विनियमित करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। तो सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो मुख्य रूप से आपके जो भी प्रोडक्शन होते हैं वो इसी में किए जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमारा जो उद्योग है यानी कि जो आपकी इंडस्ट्री होती है वो सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। कृषि आपका प्राइमरी है। बैंकिंग और स्वास्थ्य ये दोनों हमारे टर्सरी सेक्टर के हिस्से हैं।
अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र के अधीन है। तो टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं तो जो आपका स्वास्थ्य है, क्या है, जो हमारा स्वास्थ्य होता है ये टर्सरी सेक्टर में आता है। उद्योग आपका सेकेंडरी में है। पशुपालन और खेती ये दोनों आपके प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस संगठन के द्वारा बेरोजगारी के आंकड़ों को जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी के जो आंकड़े होते हैं हमारे देश में उसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो NSSO है उसी के द्वारा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हाउसिंग कंडीशन, डोमेस्टिक टूरिज्म, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, इन सभी से जुड़े हुए जो भी डेटा होते हैं वो पब्लिश किए जाते हैं। सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे आप लोग LPG रिफॉर्म कहते हैं, ये किस साल हुआ था। तो जब हमारे देश में एक भीषण मंदी का दौर था, 1991 का वो साल है। उसी समय जो हमारे देश का मार्केट है वो आपके दुनिया के लिए और जो भी हमारे निजी प्लेयर हैं दोनों के लिए खोल दिया गया था। तो ये साल 1991 का है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जॉन मिनार्ड कीन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं ये हमारे कौन से देश से हैं। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं उनमें से ये एक थे और ये आपके इंग्लैंड देश से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं लॉर्ड कीन्स का जो जन्म है वो 5 जून 1883 को हुआ था और 21 अप्रैल 1946 को इनका निधन हुआ था। अगला प्रश्न है कि एक आर्थिक परिदृश्य जहां कम वृद्धि और बढ़ती मुद्रास्फीति का एक अजीब संयोजन उच्च बेरोजगारी की ओर ले जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। वर्तमान में हमारे देश में कुछ इसी प्रकार की स्थिति है और इसे कहा जाता है मुद्रास्फीति जनित मंदी, यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है पर्यावरण की बात हो रही है तो ये हमारा पर्यावरणीय अर्थशास्त्र होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 का वो साल है जब पहली बार हमारे देश में 14 बैंकों को सरकारी बैंक बना दिया गया था, यानी कि उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और उसके बाद में 1980 में टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। करंट सिनारियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय हमारे देश में जो टोटल सरकारी बैंक हैं उनकी संख्या है सिर्फ 12। तो ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे देश में अप्रैल महीने के लिए जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये आपका 15% से ज़्यादा रहा है और इसके लिए बेस ईयर हमारा 2011 और 12 है। और ये जो आंकड़े हैं वो आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है उसके द्वारा जारी किया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बैंकों में जमा राशि का जो अधिकतर हिस्सा है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो आपके बैंकों में जमा राशि होती है उसका कुछ परसेंटेज आपके CRR और SLR के रूप में रख दिया जाता है RBI में। बाकी जो बैंक का जमा राशि होती है उसका उपयोग लोगों को ऋण देने में किया जाता है और इसी ऋण के ऊपर जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है वही इंटरेस्ट बैंक का होता है प्रॉफिट, यानी कि जो ब्याज यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए यानी कि लोन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि BPLR का पूरा नाम क्या है। तो BPLR की बात करें अगर हम लोग तो इसका पूरा नाम होता है बेंचमार्क प्राइस लेंडिंग रेट, यानी कि यह हमारा वह दर होता है जो किसी बैंक के द्वारा उस बैंक के जो सबसे विश्वसनीय कस्टमर होते हैं उनको ऋण वगैरह दिया जाता है। तो इसे हम लोग BPLR कहते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो जो हमारी द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है इसको भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ का जो सेंट्रल बैंक है,
उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डैश डैश से मूल्यह्रास को घटाकर की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें से हम लोग ग्रास नेशनल प्रोडक्ट को माइनस करते हैं, ठीक है। मतलब ग्रास नेशनल प्रोडक्ट से मूल्यह्रास को हम लोग माइनस करते हैं और इससे हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट कौन से साल में पारित किया गया था। तो ये भी इसी साल सीजीएल में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, जो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट है इसको 1998 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी इसी साल सीजीएल का है। 3 आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन 3 स्टेटमेंट के आधार पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो हमारी जीडीपी होती है इसका आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। जाहिर सी बात है, जो भी हमारे वस्तुएं मार्केटिंग होती हैं यानी कि मार्केट तक पहुंचती हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक महिला के द्वारा अपने घर में किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। जाहिर सी बात है, जो घर में आपके कार्य किया जा रहा है वो आपके मार्केट तक नहीं पहुंच रहा है तो ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा। सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 हो जाएगा दोनों करेक्ट। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो आपका जीएसटी है, जिसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए संविधान में 101वां संशोधन हुआ था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में भारत के वित्त मंत्री डैश डैश ने भारत के वित्त मंत्री ने तक कर योग्य आय और डैश डैश तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति यानी कि डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमेटी की स्थापना करने की घोषणा की थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कर योग्य जो आय है वह यहाँ पर 50 लाख है और आपकी जो विवादित आय है वो आपकी 10 लाख है, तो ऐसे ही हमारे करदाताओं के लिए विवाद समाधान समिति का गठन हुआ था। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के बजट से संबंधित एनआईपी, जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा घोषित किया गया था, इसका पूरा रूप क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका पूरा रूप है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। क्या नाम है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इसका नाम है। और ये हमारे देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सरकार की योजना राजकोषीय समेकन जारी रखने की है, जिससे राजकोषीय घाटे का जो स्तर है इसको डैश डैश तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये टारगेट आपके 2025 और 26 का है सरकार के द्वारा कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है ये 4.5% से कम हो जाएगा। डी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या डैश डैश को डैश डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जन्म के 28 दिनों में जो आपके बच्चों की डेथ होती है इसे हम लोग नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं या फिर नवजात मृत्यु दर इसे कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है इसका मूल्य किसमें प्रकाशित किया जाता है। तो ये इस साल सीजीएल का प्रश्न है और कई सारे लोगों ने इसको गलत कर दिया था। भैया ध्यान रखिएगा, भारत में जब प्रकाशित होगा तो भारत के रुपए में ही इसको प्रकाशित किया जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। तो ये जो हमारा तर्क है इसको दिया था महान इकोनॉमिस्ट जिनका नाम डेविड रिकार्डो है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि किसी देश के अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक बड़े भाग का बेहतर
आर्थिक और सामाजिक अवसर के लिए दूसरे देशों में प्रवास क्या कहलाता है? तो आपने कई बार सुना भी होगा कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके सीईओ हमारे देश के हैं, क्योंकि शायद उनको आपके देश में ऐसा अवसर नहीं मिलता है। और जब इस प्रकार से हमारे देश से या किसी भी देश की जो प्रतिभाएं हैं वो दूसरे देशों में चली जाती हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिभा पलायन, या इसे हम लोग ब्रेन ड्रेन के नाम से जानते हैं। समझ गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से सेट 1 में हमने 50 प्रश्नों को डिस्कस किया है। सीरीज आपको अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।